इंपॉर्टेंट हिस्से को पूरा कर चुके हैं। हमने देख लिया कि कैसे 57 की क्रांति तक का इतिहास अंग्रेजों के हक में लगातार चीजें बढ़ती गई, बदलती गई और धीरे धीरे करके इंडिया पे से हमारा अपना खुद का कंट्रोल लगभग सोचना भी मुमकिन नहीं था। बहुत बड़ी बात होती कि हम सोच पाते, अब सोच भी नहीं पा रहे थे। और 57 की क्रांति एक कोशिश थी कि शायद अंग्रेजों को हम हटा देंगे, लेकिन 57 की क्रांति में हमने देखा कि हमारी बहुत बड़ी कमी रही, हम संगठित नहीं थे, हमें एकता की भावना नहीं थी और हर कोई क्रांति में अपने फायदे के लिए शामिल हुआ था। कोई बुराई नहीं है, क्रांति हमेशा किसी के फायदे के लिए होती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने इस क्रांति को यूनिटी कहा है ही नहीं, इसमें बहुत सारे लोग तो लड़ ही नहीं रहे। एग्जाम्पल दिया था पंजाब, जो कि इतना ताकतवर था। पंजाब का मतलब सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब का मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, आज का भारत का पंजाब और भारत का हरियाणा, ये पूरी कम्युनिटी बाहर रही। हरियाणा में हुआ विद्रोह, लेकिन जितने अच्छे स्तर पे हो सकता था उतना नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अमीर लोग तो ऐसा ही नहीं, उन्होंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं, हम अंग्रेजों के अधीन भी खुश हैं, क्योंकि उनके अधिकार मारे नहीं जा रहे थे। परेशान था, दुखी था आम इंसान, किसान, मजदूर, क्योंकि उनको लगातार दलित और दमित जो था ना, दबा दिया गया, इस श्रेणी में और ज्यादा दुखी किया गया। धीरे 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 करके अंग्रेजों ने इंडिया को इस तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया कि इंडिया फड़फड़ाता रहेगा, हाथ पैर पंख, लेकिन फायदा कुछ नहीं निकलेगा और अब के लिए होगी, चाहे वो हमारे राजाओं के काम हो, चाहे आम जनता के, चाहे किसानों के, मजदूरों के, क्योंकि सब लोग गहरी खाई में, कैसे दलदल में समा गए थे कि वो जितना हाथ पैर पटकेंगे उतना वो और गर्त में समाते जाएंगे। इसीलिए 1757 से प्लासी के युद्ध में, जो हमें दूर दूर तक भी नहीं था कि अंग्रेज हमारे इंडिया के 50,000 की सेना को हरा पाएंगे, लेकिन एक दो आदमियों की गद्दारी से उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और 57 की क्रांति हमारी कोशिश भर थी, लेकिन उस कोशिश में अपनों ने साथ नहीं दिया, जिस कारण वो क्रांति भी कहीं ना कहीं फेल मान लें। लेकिन फिर भी एक कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक तरफ हाथ बांध के खड़े हो जाओ, उससे तो फार बेटर है जो फांसी पर झूल गए, जो मर गए इस देश की आजादी की लड़ाई में। हमारे लिए वो आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी, इसलिए वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में इंडिया हाउस, एक जगह है, पूछेंगे इंडिया हाउस कहाँ है, तो इंडिया हाउस इंडिया में नहीं है, लंदन में है। वहां अंदर बैठकर इंडिया हाउस में एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई एक बहुत बड़ी लड़ाई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये एक छोटा सा विद्रोह था। विद्रोह नहीं था, वो क्रांति थी, वो आंदोलन था। अंग्रेजों की जड़ों पे उसका फर्क पड़ा और तभी क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार जागी और महारानी ब्रिटेन ने कहा ये सोने की जो अंडे देने वाली मुर्गी है ना, ये तुम्हारे हाथ से फड़फड़ा के निकलेगी, इसलिए अब इस पे हम राज करेंगे। और इंडिया का तो लोगों का फिर वही एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन अंग्रेजों पे फर्क पड़ा होगा तभी कमान बदली गई। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी, अब महारानी ब्रिटेन हमारे ऊपर राज करेंगी। तो 57 की क्रांति का एंड हमारा पढ़ना रहता था। उस बाद 57 की क्रांति के बाद ये हमने पढ़ लिया था, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। देखो ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको, हम पहुंच गए थे इसके एंड में। देखो बताया था ना, कानपुर नाना साहब 5 जून था, फिर देखो ये था 4 जून को, एक एक दो दिन में, लेकिन एक साथ नहीं। लखनऊ में वो बिरजिस कादिर, एक अल्पायु बच्चा था, उसकी माँ थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने कमान संभाली और प्रेसिडेंसी का जो मेन ऑफिस था उसको भगा दिया अंग्रेजों को और वहां जाके खुद बैठ गई। लेकिन बहुत लंबे नहीं टिक पाए, क्यों? क्योंकि सितंबर आते आते मई में जो दिल्ली भारतीयों की थी, मुगल बादशाह जिसके अंडर बैठा हुआ था, अब सितंबर पकड़ते पकड़ते जून जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 4 महीने का खेल था और दिल्ली में मुगल बादशाह को पकड़ लिया गया और सब तरफ से क्रांति को खत्म घोषित कर दिया गया। तो सोचो जब दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में आ गई तो फिर बाकी लोग तो अपने आप पीछे हट गए कि भैया अगर दिल्ली आ गई ना इनके हाथ में, जहां मुगल बैठा था बादशाह, क्योंकि उसके तो बाप दादा पुरखों का राज चला था ना, तो इसका मतलब हम लंबे नहीं टिकेंगे। और कहीं ना कहीं उस डर ने एक क्रांति की जो ज्वाला थी, मशाल थी, उसको धधकाने की जरूरत थी ताकत से, लेकिन वो कमजोर 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 एक लौ मात्र बन के रह गई। और बेगम हजरत महल 1 साल में ये क्रांति का जो एक हमारे अंदर दम्भ था, ये था कि हम देश को आजाद करा लेंगे, वो हमारा अपने आप खत्म हो गया। क्योंकि ना हमारे पास संसाधन बढ़िया थे, ना हमारे पास यूनिटी थी, ना हमें लीड करने वाला कोई लीडर था। बिना लीडर के क्रांति कभी नहीं टिक सकती। क्रांति को हमेशा से लीडर्स की जरूरत थी, है और आगे भी रहेगी। बड़ी जनता, बहुत बड़ी जनता जो होती है ना, वो भीड़ होती है, उसको ताकत बनाने के लिए एक लीडर चाहिए जिसकी सब सुने और सब माने, वो लीडर जैसा कहे वैसा करे, तो फिर वो भीड़ एक ताकत है। जैसी गांधी जी के साथ थी, गांधी जी ने कहा करो तो लोग जो है देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ने लगे, कहा मरो तो मरने को तैयार। गांधी की एक आवाज पे जनता उठती बैठती थी। ऐसा लीडर, मैं ये नहीं कह रही कि वो परफेक्ट थे, बहुत लोग कहते हैं उनमें कमियां थी, मान लिया, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसको कोई कैसे नकार देगा
कि गांधी जितना बड़ा जन नेता इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी भीड़ को, अब गांधी को बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम्हारे कहने से 50 लोग जाग जाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ था जो भीड़ उनकी सुनती थी। भगत सिंह बहुत महान थे, बहुत महान, लेकिन भगत सिंह में वो गुण नहीं था जिससे कि लोग उनके पीछे चल पाते। आज जनता उनको बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेज करती है, हम सब उनके फैन हैं। बहुत लोग तो अपनी डीपी में लिख देते हैं भगत सिंह का फैन, लेकिन उस फैन की जरूरत उन्हें उस टाइम पर थी जब जनता उनके पीछे आती। लेकिन तब जनता मुट्ठी पर कुछ नौजवान लड़के ही तो थे। कौन ऐसा आदमी था जो 40-50 से ऊपर था उसने कहा भगत सिंह ठीक कर रहा है? कोई नहीं ना। भगत सिंह बहुत अच्छे थे, विचारधारा बहुत अच्छी, लेकिन उनके अंदर जननेता बनने का वो हुनर पनपा नहीं था। हो सकता है जिंदा रहते 20 साल बाद, मेच्योरिटी से भी तो लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती है ना। गांधी कौन सा 20 साल में लीडर थे? 23 में तो गांधी को कोई जानता भी नहीं था। गांधी तो लीडर बने ही बुढ़ापे में आके हैं। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, ये शुरुआत में जब आपका खून गर्म होता है तो ये आजादी, क्रांति, मरने लड़ने की बातें करती है, लेकिन जनता को आप ऐसे जागृत नहीं कर सकते। जनता के ऊपर आपको ये भी सोचना होता है कि जनता में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। भगत सिंह के साथ ना औरत थी ना बच्चे। भगत सिंह के साथ सिर्फ यंग क्राउड था, वो लोग जो 16 से 20, 22, 25 तक के थे। उससे ऊपर की एज के लोग उनके फैन उस टाइम पे नहीं थे। आज सब हैं। आज ये सबको समझ में आएगा। वो आइडिया जागृत किया, वो मशाल जलाई जो आज तक दिमागों में है, लेकिन आज भी कमी है। कोई एक लीडर नहीं है जिसकी सब लोग सुन सके। एक बहुत बड़ा हुजूम है जो चाहता है कि संविधान बदले, संविधान का तरीका बदले। इन एमपी एमएलए के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्यों ना इनके लिए भी बनाई जाए। भाई 50 के संविधान में अनपढ़ नेता होना लाजमी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपके नेता अनपढ़ कैसे चल सकते हैं? और उन्हीं के हाथ में पावर है, आईएएस को भी ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो आप खुद सोचो, ऐसा आदमी अनपढ़ होगा तो देश कैसे चलेगा? ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। यानी मूल संविधान को कुछ हद तक तो बदलना पड़ेगा इस पार्ट पर कि राष्ट्रपति, पीएम, एमएलए, एमपी, मंत्री, इन सब की कुछ क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो विषय इन अनपढ़ लोगों के हाथ में है, क्योंकि यही पॉलिसी मेकर है। तो ये गलत तो है ही। अब नहीं समझेंगे तो कब? मान लिया आज ये बात नहीं उठती, लेकिन जिस दिन सब लोग पढ़े लिखे होंगे क्या ये बात नहीं उठेगी कि आईएएस तुम्हारे नीचे काम करते हैं? तुम अनपढ़ जाहिल लोग जिनको ये नहीं पता देश में 57 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, और तुम देश चलाते हो। और कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश हैं। पूरे देश को चलाने वाले ये लोग, इनको कोई मेरे कहने से नहीं बात बननी। 2-4 आदमियों से कुछ नहीं फर्क पड़ता, 10-20 हजार से भी फर्क नहीं पड़ता। ये देश 150 करोड़ लोगों का है। जिस दिन 100 करोड़ जाग जाएंगे ना, फिर 50 करोड़ अपने आप चुप हो जाएंगे। पर 100 करोड़ को जगाना एक लंबा प्रोजेक्ट है। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल लग जाए, लेकिन कभी तो होगा। थोड़ी थोड़ी से जाएगी कि ये अनपढ़ कैसे बन जाते हैं देश के एमपी एमएलए। इनको क्या हक है? अगर पंचायत के इलेक्शन लड़ने की क्वालिफिकेशन है, पंचायत तो छोटे से गांव को रन करती है, ये देश को चलाते हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। राजस्थान ने, हरियाणा ने और भी कई राज्यों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी। पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो 10वीं पास होना जरूरी है। जिसको गांव की पॉलिसी बनानी है उसको तो 10वीं वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकर वही बैठे हैं। लेकिन जिस दिन जनता, ये भीड़ एक ताकत बनेगी पढ़े लिखे लोगों की, तब फिर उनको झुकना पड़ेगा। और इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने है। ये देखो जो छोटा सा एक कोशिश भर थी ट्विटर पे, तो देख लो मोदी जी के सारे, आप जाके देखो पीएमओ इंडिया पर या पीएम मोदी वाले उस पर, आप देख उस पर कमलना संभव नहीं हुआ। एक बड़ी टेक टीम से, बहुत बड़ा आईटी सेल है, हर मंत्रालय रखता है, हर सरकार रखती है अब ज्यादा, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं रहा इतने नेगेटिव कमेंट्स को मिटाना। इसीलिए उन्होंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया, टर्न ऑफ है। आप कमेंट लिखेंगे भी ना तो वो दिखाई नहीं देगा, जो बाकी लोग देखेंगे उसको। यानी कहीं ना कहीं ताकत का एहसास तो है, लेकिन उस ताकत को एक चेहरा चाहिए, एक लीडर चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर सके। वो धीरे धीरे लोग समझेंगे 10-20-30 साल में, लेकिन हाँ बदलाव आ जाएगा अगर हम पढ़ते लिखते रहे तो ये एक तरीका है। हम शुरुआती पत्थर हैं, जो रास्ता बनने वाला है ना आगे, हम शुरुआती कुछ है। हमारी पीढ़ी के लोग, हमारे पेरेंट्स में तो ये समझ ही नहीं थी, हम में ये समझ आई, हमसे अगली पीढ़ी में और आएगी, फिर उससे अगली में और फिर पढ़ेंगे कांग्रेस को भी। उस दिन हम यहाँ तक पहुंचे थे, ये मैंने पढ़ा दिया था। देखो तात्या टोपे जो सेनापति था, जिसको फांसी हुई थी, नाना साहब का था ये, धुंधु पंथ का। 57 से पहले क्या कोई विद्रोह हुए? छुटपुट कोशिश तो सदा से चलती रही, लेकिन बड़ी कोशिश थी 57 की क्रांति। ये देखो 1764 में पटना में हुआ, 1806 में वेल्लोर में हुआ, 1824 में बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, 44 में फिरोजपुर। यानी कोशिशें लगातार जारी थी, थोड़ा थोड़ा कर। जैसे अब ये कोशिशें, ये जो आप देख रहे हो ना ट्विटर पे अभियान, ये कोशिशें हैं, छोटी मोटी ऐसी ढेर कोशिशें करेंगे। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक बड़ी
कुछ इस तरह का करेंगे कि उससे सरकार हिलेगी और सिस्टम को लगेगा कि हाँ भैया, संविधान में तुमने 104 अमेंडमेंट तो कर दिए, लेकिन अपने लिए भी कोई अमेंडमेंट कर लेते कि तुम जो ये रोज दल बदलते हो, जो तुम रोज ये पार्टी बदलते हो, तुम रोज अपना जो एजेंडा है उसको बदलते हो, अपने कहे वादों को कभी पूरा नहीं करते कोई भी। यहाँ मैं एक की बात नहीं कर रही, सब लोग। तो इनकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना। इतनी बड़ी जनता के सामने जो बातें करते हो तो उसकी कोई जवाबदेही तो होगी। तुमने 20 वादे किए तो कम से कम 5, 7, 8, 10 कुछ तो पूरे कर देते, एक भी नहीं। ये भी ऐसे ही, कांग्रेस भी ऐसी। फिर क्यों इनको चुना जाए? फिर क्यों ना संविधान को ही बदला जाए जिसमें की कंडीशंस लिखी जाए। चलिए, असफलता के कारण क्यों फेल हुई ये करता ही है। तुम जो ये यंग लोग एक आंदोलन की डिमांड कर रहे हो, ये कर रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर कोई एक लीडर नहीं होगा ना, तब तक दिक्कत है। और लीडर होना चाहिए लोगों के बीच में से, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके। तो नेतृत्व की कमी, संगठन और एकता का अभाव। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में अगर आंदोलन करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। जब ये होगा ना कि एक साथ बड़े स्तर पर आंदोलन है तो लोग जागेंगे। आप देखो, योगी जी ने ही कह दिया कि भैया की बढ़ती, नौजवान जागेंगे तो सरकारें उखड़ेंगी, हिलेंगी। ग्वालियर के सिंधिया, ये देखो कौन है जिन्होंने दगाबाजी की इंडियंस के साथ, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। इन्होंने कहा जी हम करेंगे खर्चा, आप इंडिया है, निजाम है। ये थे ही नहीं इंडियंस के साथ, ये हमेशा से अलग थे। अंग्रेजों के चाटुकार थे, ये तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। उच्च और मध्य वर्ग जो अमीर थे ना, जैसे आज देखो आप, आज भी तो कितने लोग सरकार के चाटुकार हैं, सरकार कुछ भी कर रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उस टाइम भी ऐसा ही था। जो उच्च वर्ग था, इनको क्या फर्क पड़ना था? आज भी नहीं पड़ना। जिस आदमी के घर में लाख रुपए की इनकम है ना, जिसके पास बढ़िया गाड़ी खड़ी है, जिसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद ही गलत कर रहे हैं, वो नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? जो पिस रहा है, जिसको दिख रहा है कि जनता पिसेगी, और अगर उसको जनता की थोड़ी सी भी चिंता है तो वो बोलेगा। ऐसा नहीं कि सब अमीर घटिया थे, कुछ अमीर उस टाइम में भी अच्छे थे। लाला लाजपत राय अमीर थे, लाला मतलब अमीर आदमी होते थे। लाला हरदयाल अमीर घर से थे, ये अमीर लोग थे। भगत सिंह भी रिच घर से नहीं बोले, लेकिन उनकी जबान को कोशिश की दबाने की उस टाइम पर। तो वही है, उस टाइम ना उच्च बोला ना मध्य। मध्य होता है जो ठीक ठाक से हो। जैसे लगभग मुझे जो सुन रहे हैं ना, मध्य अगर आप अपने आप को समझते हैं तो मध्य आप लोग नहीं है। जिसको इच्छा है ना नौकरी की, इसका मतलब वो मध्य में नहीं है। मध्य मतलब इसका बढ़िया काम चले, बहुत बढ़िया काम चले। अभी आप लोग, मैं खुद भी, हम सब लोग वो हैं जो नीडी हैं। हम उतने गरीब नहीं थे कि भाई रोटी पानी ना मिले, उतने आप भी नहीं है क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है। लेकिन फिर भी आपको एक चिंता रहती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। आपके पिताजी को, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन आपके पिताजी को 100% मन में रहता होगा कि भाई साल भगवान ठीक ठाक निकल जाए। वो हर त्योहार पे भगवान को प्रे करते होंगे कि इस साल जो है पूरा साल बढ़िया निकले और भगवान इन बच्चों का जो है ऐसी बढ़िया कामकाज चलता रहे। जैसे जब घर में ये प्रेयर्स होती है ना, अंबानी ये नहीं सोचता होगा कि मेरा ये साल बढ़िया निकले। वो प्लानिंग करता होगा बहुत लंबी कि मेरी 7 पीढ़ियों बाद हमारी प्रॉपर्टी इतने गुना होनी चाहिए, हमारा इतने हिस्से पर, दुनिया के इतने हिस्से पर हमारी ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। जैसे हमारी प्लानिंग होती है छोटी छोटी, उनकी प्लानिंग होती है सदियों सदियों की। ये अंतर है। हमारे ऊपर असर आता है नीतियों का, वो नीतियां बनाने वालों के ऊपर असर डालते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब क्या कह रहे हैं? उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश लोग व्यापारी थे, अमीर। इन और बंगाल के जमींदार, बंगाल तो अमीर था, अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। आज भी ऐसा ही है। आपके देश के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, सरकारी चीजें बिकनी चाहिए क्योंकि सरकारी लोग काम नहीं करते। अभी कल मैंने एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी, बहुत ही बढ़िया, सबको देखनी चाहिए। मैम गीता रानी, ग्रेट मूवी, ग्रेट मैसेज है। उसमें दिखाया कि एक औरत कैसे एक पिछड़े हुए गांव के, बढ़िया देखनी चाहिए, एक आइडिया लगेगा। अगर लोग चाहे ना तो चीजें बदल सकते हैं। सरकार चाहे, खास कर तो सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी स्कूल बदले, सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी रेलों की स्थिति सुधरती, तभी तो प्राइवेट बनाएंगे ना। जब इतनी कंडम दिखाएंगे कि भैया ये तो बेकार है, बकवास है, जब जनता ये मुंह से बोलेगी ना कि इतना खराब सिस्टम है, तो बदलना बहुत आसान है। और तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम अभी खराब हुआ है? ये प्लानिंग के तहत खराब किया गया कि किसी भी सिस्टम दो कि जनता उससे नफरत करने लगे, फिर इजीली उसको आप अमीरों को ट्रांसफर कर दोगे। और तुम देखना इसी सेक्टर से पैसा बनाएंगे ये अमीर लोग। ये रेल, इसी रेल से कमाएंगे क्योंकि रेल का ऑप्शन नहीं होगा। रेल की ट्रेवलिंग 60% लोग तो ट्रेवल करते हैं। अब वो रेल का ट्रेवल करने वाला, जहां उनका पास अभी 200-300 का बन रहा था, अभी नहीं बढ़ाएंगे। 3-4-5 साल बाद जब देखेंगे कि हमारी चलनी है, फिर वो 300 के पास को, 500 के पास को 1500 का कर देंगे। जब हर चीज पे उनका हक होगा तो वो लंबे टाइम, आप जियो से एग्जांपल ले लो ना। जियो स्टार्टिंग में फ्री का था। आप ये देखो जियो फ्री का करके उनको क्या मिला? उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जनता में बांट दिए जियो के सिम के रूप में। लेकिन उन्होंने जानते हो क्या किया? उन्होंने एक रेहड़ी लगाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, और जो पैसा लिया कि अब उनसे बिना डाटा यूज किए रहा नहीं जाएगा। वो आदी बन गए डाटा यूज करने के। और फिर 1 साल बाद कहा भैया पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ साल बाद क्या होगा? जब सब कंपनीज भी खत्म हो जाएंगी। आपको पता है ना, जियो ने धीरे धीरे करके सब चीजों को ओवरटेक कर लिया। सब हाथ पैर मार रही है, सब कंपनीज, जियो सबके ऊपर हाथ
है कि तुम ये सोचोगे यार खा कम लेंगे लेकिन फोन तो कंपलसरी है, इतना जरूरी हो जाएगा फोन यूज करना। तब देखना कैसे इसका भुगतान जनता भुगतेगी। अभी दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे दिखाई देगा। पहले ये देखो फ्री से चीजें पेड़ पर आई हैं, अब पेड़ के बाद अकेले जब रहेंगे तो फिर इनकी मर्जी चलेगी, फिर आप कुछ बोलने लायक नहीं बचेंगे क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अब इस संगठन की कमी देखो कैसे नुकसान करती है। तो उच्च और मध्य वर्ग आज भी सरकार के फेवर में, तब भी सरकार के फेवर में थे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क पड़ता है गरीबों को। कुछ अमीर तब भी सरकार के विपक्ष में थे, जो मैंने नाम लिए, कुछ अमीर अब भी कहेंगे, जो समझदार है ना, जिसको दिख रहा है कि ये लंबे टाइम में सरकार बहुत घटिया चाल चल रही है, जो समझ में नहीं आएगी। जब तक समझ में आएगी तब तक वो मेंढक की स्थिति हो जाएगी कि ताकत लगा लोगे लेकिन इससे बाहर निकलने लायक छोड़ा ही नहीं जाएगा। चलिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा भी तो इन्हीं की दी हुई थी। 1813 में ये कह रहे थे ना, क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ऐसे इंडियंस तैयार करेंगे जो शक्लो सूरत से तो होंगे भारतीय, पर जिनका मन, दिमाग, सब कुछ, आत्मा, वो बना देंगे अंग्रेजों जैसी। और आज लगभग भारत ऐसा ही है। हम देखने में इंडियन हैं लेकिन हम खाना पीना, पार्टी के नाम पे जब पार्टी करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप पिज्जा खाना चाहते हैं, आप बर्गर खाना चाहते हैं। आप में से कोई नहीं है जो खीर चूरमे की पार्टी करे, जो कि हमारी संस्कृति थी। यानी देखो, समझ में आ रही है बात? अधिकांश भारतीय जो उस टाइम पे अंग्रेजी पढ़े हुए, तो उनके मन में ये डाला कि यार ये तो इंडियंस तो गवार हैं, इनको अकल नहीं है, तुम स्मार्टली बिहेव करो, तुम अंग्रेजों की तरह चाकू छुरी से खाओ, ये सब सिखा दिया। तो यही है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, समझ ही नहीं पाए। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगर एक लीडर ढंग का होता ना 57 में, तो अंग्रेजों की कोई औकात नहीं थी कि इंडिया पे राज कर पाते, लेकिन एक भी लीडर नहीं था। अंग्रेजों के फेवर में देखो कितनी सारी रियासतें, होलकर, सिंधिया, निजाम। इसके अलावा जो अमीर थे इंडिया के, वो भी उनके फेवर में, व्यापारी उनके फेवर में, जमींदार उनके फेवर में, सूदखोर जो सूद पे पैसा 100 रुपए देके 200 रुपए लेते हैं, वो सब। आज भी तो ऐसा ही है, बहुत सारे लोग सरकार के फेवर में, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना, बाद में जाके दिखेगा कि वो सबका नुकसान हुआ। खैर, अमीरों का नुकसान उतना नहीं होता जितना गरीब का होता है। नेक्स्ट देखो, विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। पहले एक कंपनी थी 217 साझेदारों की, जो इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब महारानी ने कहा तुम हटो, तुम्हारे बस की इंडिया को संभालना नहीं है, ये कल फिर क्रांति करेंगे, इनको प्रॉपर तरीके से दबा के रखना पड़ेगा, अब सारा प्रशासन मैं देखूंगी। तो वही कह रहे हैं कंपनी का। इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और इसी के तहत महारानी ब्रिटेन भारत की हेड बन गई। इसी के तहत 58 के अधिनियम के तहत, अधिनियम मतलब कानून, और महारानी ब्रिटेन को इंडिया की सबसे बड़ी उपाधि दी गई, केसर ए हिंद। एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगाया गया 1877 में। और तब से लेके जब तक हम आजाद हुए तब तक महारानी ब्रिटेन हमारी मुखिया रही, और आज भी हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन जो बार बार याद दिलाता है कि तुम गुलाम थे, तुम कभी उपनिवेश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर महारानी ब्रिटेन के। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सिर्फ वो देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और उन सबकी मुखिया महारानी ब्रिटेन है। तो बहुत सारे देशों ने कॉमनवेल्थ से पल्ला झाड़ लिया कि हम क्यों याद रखें घटिया बात कि तुम हमारे कभी आका रहे थे। हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, हम खैर उसका हिस्सा है अभी, ठीक है, इंडिया है। चलिए, ये टॉपिक उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। 57 की क्रांति, ठीक है।